बारिश में गरीब माँ की शहरी बेटियां। ठाकुर साहब, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं और अब घर में राशन भी नहीं है। मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपका उधार चुका दूंगी। अरे मुनीम, जरा बताना हेमा बहन का कितना पहले का उधार है? ठाकुर साहब, हेमा बहन ने पहले भी 25,000 रुपया उधार ले रखा है और उसने अभी तक चुकाया नहीं है। तुम ही बताओ हेमा बहन, मैं कैसे तुम्हें बाकी का उधार दे दूं? अरे पहले तुमने शुरू का ही कर्ज नहीं उतारा है, ऊपर से अब तुम और कर्ज देने का बोल रही हो। ठाकुर साहब, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी दवाइयाँ नहीं लेकर आ पाऊंगी। मैं बहुत बीमार हूँ ठाकुर साहब, मेरी मदद करो। हेमलता ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है और रोते हुए ठाकुर के पैरों में गिर जाती है। ठाकुर बहुत दयालु थे, उससे हेमा की ये दशा देखी नहीं जाती, जिसके चलते वो मुनीम से कहकर हेमा को पैसे दिला देता है। देखो बहन, पैसे तो मैंने तुम्हें दिला दिया है, लेकिन अब तुम याद रखना, अगली बार में तुम्हें पैसे चुकाने हैं, लेने नहीं है। जैसे ही मेरी दोनों बेटियां शहर से वापस लौट आएंगी तो मैं आपका पैसा धीरे धीरे चुका दूंगी। अभी मेरी बेटियां शहर में नौकरी करने लगी है, हाथ सही होते ही मैं पाई पाई चुका दूंगी। ठाकुर ये सुनने के बाद हेमा को कुछ नहीं कहता, जिसके बाद हेमा पैसे लेकर एक केमिस्ट की दुकान पर जाती है और उससे अपनी दवाइयाँ लेती है और बाकी के बचे हुए पैसों से वो घर का राशन डलवा लेती है। जैसे ही रात को वो अपने लिए खाना बना रही होती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। अभी तो मेरा खाना भी नहीं बना है, अब मैं क्या करूं? हेमा भागते हुए अपनी पड़ोस की सहेली के पास जाती है और ऐसे ही उसका छाता मांग कर लाती है, जिसके बाद वो चूल्हे के ऊपर छाता रखकर वहाँ पानी गिरने से बचाती है। जैसे ही उसकी सब्जी पक जाती है, वो खाना उठाकर घर में ले आती है और खाने लगती है। खाते खाते अचानक से हेमा रोने लगती है। मेरी दोनों बेटियों को गए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई। पता नहीं कैसी होंगी मेरी बेटियां। हेमा अपनी बेटियों को बहुत याद किया करती थी। वहीं उसकी शहरी बेटियां शहर में नौकरी करके अपने खर्चा उठा रही थी और अपनी जिंदगी फुल ऐशो आराम से जी रही थी। अरे दीदी, आज तो संडे है और हमारी छुट्टी भी है। चलो आज कहीं पार्टी वार्टी करने चलते हैं। पार्टी करने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, एक हफ्ते से हमने एंजॉय नहीं किया। चलो आज तो हम बाहर ही पार्टी करेंगे और बाहर से ही खा कर आएंगे। हेमा की शहरी बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब पहुंच जाती है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करती है और रात को सभी एक साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ओह माय गॉड, वेरी डिलीशियस फूड। तो बताओ रौनक, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? इतने सालों से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वाकई यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तो तानिया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि बॉयफ्रेंड आने के बाद बहुत सी परेशानियाँ होने लगती है। एक बार मुझे चांस देकर देखो, मैं परेशानियां सारी खत्म कर दूंगा, कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा। रोहित की बात सुनकर तानिया उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो सब अपना डिनर एंजॉय करते हैं और अच्छे से खा पी कर घर पहुंच जाते हैं। इस तरह से वो लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो इधर बारिश के चलते हेमा के घर में जगह जगह पानी टपक रहा होता है। ओहो राम जी, क्यों बरसा रहे हो? रात को सोने भी नहीं दोगे क्या? हेमा अपने घर के टूटे फूटे बर्तन उठाकर जहाँ जहाँ पर पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ पर लगा देती है और जहाँ पर पानी सूखा हुआ होता है वहाँ पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाती है। इस प्रकार वो गुजारा कर रही थी। देखते ही देखते अब उसकी दवाई भी खत्म हो जाती है और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। वो गाँव के सभी लोगों से मदद मांगती है। अरे मोहन भैया, शहर में मेरी दो बेटियां रहती हैं। जब से वो शहर गई हैं, वो मुझे भूल ही गई हैं। जाने से कुछ महीने पहले तो मुझे खर्चा पानी भिजवा दिया करती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं भिजवाती हैं। अगर हो सके तो उन्हें किसी तरह फोन मिलाकर मेरी बात करा दीजिएगा। बहन, कितनी बार तुम्हारी बात कराने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम्हारी शहर की बेटियां एक बार भी फोन नहीं उठाती। मुझे तो लगता है कि उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। मोहन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दिन रात दवाई खाने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो सीधा बिस्तर पर पड़ जाती है। वहीं उसकी पड़ोसन, जो कि उसकी सहेली भी थी, उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास आती जाती रहती है। बहन ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो, मेरा पति काम पर से आता ही होगा। अरे पुष्पा, मेरी बेटियों से मेरी बात करा दी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और मुझे उनकी चिंता भी सता रही है।
हे माँ, तेरी शहर की बेटियां तो तुझे भूल गई है। अब तू उन्हें क्यों याद करके अपनी जान सुखा रही है? देख, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटियों की टेंशन छोड़ दे और जो चल रहा है उसमें खुश रह। पुष्पा भी हेमा को बहुत ज्यादा समझाया करती है, लेकिन हेमा को किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर होती है। तो वहीं मोहन शहर में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। ओहो, मुझे तो वापस भी समय से लौटना है। शहर में तो आओ, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। खैर, जल्दी से अब यहाँ से निकलता हूँ, कहीं मेरी बस ना निकल जाए। मोहन अपना सामान लेकर गांव वापस लौट रहा होता है कि तभी उसकी नजर हेमा की दोनों बेटियों पर पड़ती है। अरे तुम दोनों हेमा बहन की बेटियां हो ना? हे भगवान, देखो तो तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम ऐश कर रही हो, वहाँ तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें याद कर रही है और रो रही है दिन रात। अरे वो मरने को हो गई है तुम्हें याद कर करके। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? कैसी बेटियां हो तुम लोग। हाँ, तुम जैसी बेटियां होने से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए तुम लोगों को। मोहन ऐसी कड़वी बातें बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेमा की दोनों बेटियां सोच में पड़ जाती है और उन्हें अपनी माँ की चिंता होने लगती है। जब से हम शहर में आए हैं, हम तो माँ के बारे में भूल ही गए थे। हमारी माँ पता नहीं कितने कष्टों से गुजर रही होंगी। चलो ना दीदी, माँ के पास चलते हैं। पता नहीं कैसी है हमारी माँ। मोहिनी और तान्या को अब अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसके बाद वो गांव की बस पकड़कर गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो बस से नीचे उतरती है, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है। चलो दीदी, घर की तरफ चलते हैं। ये बारिश तो होती ही रहेगी। यहाँ वो दोनों अपने घर के लिए जा रही होती है तो वहाँ गांव की बांध टूट जाती है और सारा पानी गांव में आ जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी बह रहा होता है और अचानक से अपने चारों तरफ इतना पानी देखकर मोहिनी और तान्या हैरान रह जाती है। बाढ़ के पानी की वजह से गांव के लोगों के घर भी बहने लगते हैं। अरे देखो, वो रहा हमारा घर। चलो जल्दी चलते हैं। वो दोनों जैसे ही अपने घर के पास जा रही होती हैं, बाढ़ की वजह से उनका आधा घर बाढ़ में डूब जाता है और तभी उनकी माँ भी पानी में डूबते हुए नजर आती है। दीदी, हमारी माँ पानी में डूब रही है, चलो उन्हें बचाते हैं। दोनों बहनें किसी तरह से अपनी माँ को बचाकर एक ऊपरी स्थान पर ले जाती है, जहाँ पर पानी कम होता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो दोनों रोने लगती है। माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी? एक तरफ हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, तो दूसरी तरफ आप यहाँ इतने दुख झेल रही थी और हमें आपकी जरा भी परवाह नहीं। हमें माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। बेटियों, तुम मेरे पास वापस आ गई, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखना, मैं बहुत जल्द तरोताज़ा तंदुरुस्त हो जाऊंगी। वो दोनों बहनें अपनी माँ को शहर ले आती हैं, जहाँ पर वो उनकी बीमारी का इलाज कराती है। कुछ ही समय में हेमा ठीक हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगती है। मिडिल क्लास फैमिली की डिम्पल बॉयफ्रेंड निखिल का कैफे में अपनी सहेली टीना और मीना के साथ इंतजार कर रही थी। अरे डिम्पल, कब आएगा तेरा बॉयफ्रेंड? इतना क्यूट और हैंडसम है और तू उसको बकरा बनाकर क्यों रखती है? मुझे तो लग रहा है आज भी वो कुछ बड़ा सा सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। तो जानती है, जब भी निखिल डिम्पल से मिलता है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रेजेंट लेकर आता है। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। डिम्पल, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तो उसे क्यों पागल बना रही है? अरे तो क्या हो गया, इतना अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ, अब उससे पैसे भी नहीं उड़वाऊंगी क्या खुद पर? वैसे भी मेरा मेन मकसद तो यही है कि मैं उसके ढेर सारे पैसे खर्च करवाऊं। अभी 2 दिन पहले ही उसने मुझे गुची का 2 लाख का बैग और ज़ारा की ड्रेस दिलाई है। आईफोन भी उसने ही दिया था। अब जब ये सब कुछ दे रहा है तो मैं लेने में क्यों झिझकूं? ओए चुप हो जा, निखिल आ गया। हाय डिम्पल, हाय टीना मीना। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है आने में। कोई बात नहीं जीजू। निखिल बेबी, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में? बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी कर रहा था। आंखें बंद करो अपनी। ये सुनते ही डिम्पल खुश होकर आंखें बंद कर लेती है। फिर निखिल अपने घुटनों पर बैठकर उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। डिम्पल आंखें खोलो। विल यू मैरी मी? आई लव यू सो मच डिम्पल। अब मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। ओह माय गॉड, ये डायमंड रिंग मेरे लिए है? ये तो बहुत महंगी होगी। हाँ ये तो है, मैंने अपनी एफडी तोड़वाकर तुम्हारे लिए ये 5 लाख की डायमंड रिंग ली है। सच? ये सुनते ही डिम्पल बेहोश हो जाती है। दरअसल ज्यादा अमीर तो डिम्पल भी नहीं थी, लेकिन उसने जितने भी ऐशो आराम देखे हैं वो सारे ख्वाब गरीब निखिल ने उसके अपने पाई पाई जोड़कर पूरे किए हैं। कुछ देर बाद वो होश में आती है। निखिल, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लव यू टू।
भगवान का शुक्र है तुम होश में आ गई, मैं तो डर ही गया था। डिम्पल तू भी ना। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने तो तुम दोनों की शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो मैं चलती हूँ, बाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से शॉपिंग कर लो, बहुत कम दिन बचे हैं। ये कहते ही टीना मीना अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दरअसल निखिल का एक छोटा सा बिजनेस था, उसी मिले हुए प्रॉफिट को वे अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल पर हमेशा लौटा दिया करता था। उसे ब्रांडेड चीजें दिलाता था। इसी लालच में आकर डिम्पल ने उससे शादी करने के लिए हाँ भी कर दी थी। अपनी बूढ़े माँ बाप का निखिल इकलौता बेटा था। उसके बावजूद निखिल अपने माँ बाप को छोड़कर उसके घर का घर जमाई बन जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शुरू में माँ बेटी निखिल को बहुत मक्खन लगाते हैं। फिर एक दिन अवंतिका अपने दामाद से कहती है, अरे राम रे, अरे निखिल बेटा, वो टेबल पर कटे हुए फ्रूट रखे हैं, जरा मुझे दे देना। हाँ माँ जी लीजिए। और दामाद जी एक और काम करोगे, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं डिम्पल से कह देती, पर उसके हाथों में जान कहाँ है जो मेरे पैर दबा सके, तो तुम कर दो। माफ करना दामाद जी, आपसे कहते हुए शर्म आ रही है, पर घुटने में दर्द भी ज्यादा है। अरे माँ जी आप बेफिक्र रहिए, आखिरकार मैं आपका बेटा ही तो हूँ। हाँ बेटा वो तो तुम हो। 1 घंटे तक पैर दबाने के बाद निखिल अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करता है। फिर इसी बहाने बनाकर डिम्पल कहती है, निखिल मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, प्लीज तुम खाना बना दो, मुझसे बन नहीं पाएगा। एक बार को हम दोनों भूखे रह लेते, लेकिन माँ को मैं भूखा नहीं छोड़ सकती ना। पर डिम्पल मैं अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा हूँ, अभी माँ जी के पास से ही आया हूँ, समय नहीं है मेरे पास, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, माँ को बाहर के हाथ का खाना पसंद नहीं है, तुम बना दो ना प्लीज। ठीक है मैं खाना बना देता हूँ। ये कहकर निखिल अपने काम को छोड़कर घर का खाना बनाने लगता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। अगले दिन ठंडा मौसम हो रहा था। निखिल छत पर कपड़े सुखा रहा था कि अचानक से बारिश आ जाती है। उस बारिश को देखकर निखिल बहुत मस्ती करता है। वाह कितने समय बाद मैं बारिश में भीग रहा हूँ, और वो भी अपने ससुराल में। आई लव दिस रेन। पहले बारिश में भीगता था तो माँ मुझे फट से बुलाकर अपने गले लगा लेती थी कि बेटा भीग मत, बीमार पड़ जाता है तू। यहाँ आकर ऐसा लगता है माँ से दूर हो गया हूँ। बारिश बंद होने के बाद माँ से मिलने जाऊँगा। अच्छा तो मेरी जानू को माँ जी से मिलना है, पर मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ ने साफ कहा है निखिल को मैं अपने पास रखूं, अपने खड़ूस माँ जी और पापा जी से दूर। तभी डिम्पल जानबूझकर सीढ़ियों से फिसल जाती है। तभी निखिल पीछे पीछे आता है और उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। अरे डिम्पल तुम्हें लग कैसे गई, तुम ऊपर आई थी क्या? हाय राम, मेरी बच्ची के कितनी चोट लग गई। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। निखिल मैं तुम्हें बुलाने आई थी, पर मैं बारिश के पानी में फिसल कर गिर गई। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तुम ऑफिस की छुट्टी ले लो, मुझसे काम भी नहीं हो पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ और घर का काम मैं संभाल लूंगा। मैं दवाई लेकर आता हूँ। निखिल के जाते ही अवंतिका कहती है, डिम्पल तूने अपनी टांग क्यों तुड़वा ली? आपने ही तो कहा था ना कि मैं निखिल को अपने पास से कहीं जाने ना दूं। वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक चाल चली, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। शाबाश मेरी बेटी। वक्त गुजर जाता है। पूरे 6 महीने तक दोनों माँ बेटी निखिल को घर का घर जमाई बनाकर उससे घर का सारा काम करवाते हैं। वो बेचारा ऑफिस का भी काम करता था और घर आकर भी काम करता था। धीरे धीरे निखिल को एहसास होने लगा कि उसकी सास और पत्नी उसका फायदा उठा रहे हैं। सच्चाई का पता तो उसे तब चला जब एक शाम को उन दोनों की बातें वो सुन लेता है। बिल्कुल सही किया माँ आपने, वैसे निखिल जैसा भी है अच्छा तो है, बंदा काम अच्छे से करता है, हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते और मुफ्त का नौकर भी हमें मिल गया। ये तो है मेरी बिटिया, बस पूरी जिंदगी उसको यूं ही कब्जे में करके रखना। माँ जी, डिम्पल आप दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। माँ जी मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आपका घर जमाई बनकर रह रहा था और आपने मेरे साथ ये किया। क्यों क्यों डिम्पल क्यों? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतने तोहफे ला कर दिए, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं रहा जो तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। निखिल निखिल ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे ये सब माँ ने करने को कहा था, बस मैंने वैसे ही किया था ताकि तुम मेरे पास रहो। तभी दोनों माँ बेटी उसके सामने आकर हाथ पैर जोड़ते हैं।
दामाद जी मुझे माफ कर दो, डिम्पल की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे जो बोला उसने वैसा ही किया। मैं अपनी बेटी का घर तोड़ रही थी। मैं तुम्हारे आके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं माँ जी, क्यों? मुझे आप दोनों की इस हरकत से बहुत चोट लगी है। छी, शर्म आती है। मैं जा रहा हूँ। और डिम्पल, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में आना है तो मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ निखिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें अब कभी अलग नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी चलो मेरे साथ। फिर डिम्पल अपनी माँ को छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ निखिल के माता पिता सुंदरी और कमलेश बहू बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अजी देखिए तो, हमारा बेटा और बहू दोनों आ गए। आंखें तरस गई थी इन्हें देखने के लिए। माँ, पापा, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं आपको इस तरह छोड़कर घर जमाई बनने चला गया था, लेकिन अब मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है। मैं आपको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मेरा बच्चा आ गया, माफी मत मांग, हमारे लिए यही काफी है। माँ जी, पापा जी माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया था, पर अब हम साथ साथ रहेंगे। मैं अपने हाथों से चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ बहू। इस तरह डिम्पल को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और वो अपने ससुराल वालों की सेवा खुशी खुशी करने लगती है।